होटल राजमहल, एपिसोड 6, रूम नंबर 1101। मल्लिका विशाल को देखते देखते कहती जा रही होती है, तुम्हें होटल राजमहल में मौजूद 120 गेस्ट्स को पहले यहां से आजाद करवाना होगा, तभी तुम यहां से आजाद हो सकते हो। विशाल ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुम ये क्या कह रही हो? 120 आत्माओं को आजाद करवाना? तुम्हें कोई मजाक लगता है क्या? क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग? छोड़ दो, मुझे प्लीज जाने दो। विशाल खुद को बिल्कुल बेबस और कमजोर महसूस करने लगता है। उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगती हैं। विशाल की आंखों के सामने वो सारी आत्माओं के खतरनाक चेहरे घूमने लगते हैं और वो सारी आत्माएं डरावनी सी शक्ल लिए विशाल को घूर रही होती हैं, जैसे उनको कोई शिकार मिल गया हो जो उनकी सारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेगा। मल्लिका मुस्कुराते हुए विशाल के डरे हुए चेहरे को देख रही होती है। विशाल के चेहरे को देखकर मल्लिका को एक अलग ही सुकून मिल रहा है, जिसे वो पूरी तरह से महसूस कर पा रही है। अचानक मल्लिका अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, ठीक है, जाओ, तुम आजाद हो। विशाल मल्लिका की बात सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? मैं यहां से सचमुच जा सकता हूं? जिस पर मल्लिका कहती है, हाँ जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। मल्लिका ने बस इतना ही बोला और विशाल वहां से ऐसे भागा जैसे वो कब से बस इसी पल का इंतजार कर रहा हो। विशाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बस भागता ही जा रहा था। उसे अपने आसपास का भी कोई होश नहीं रहता। विशाल को यह भी ध्यान नहीं रहता कि वो कौन सी दिशा में भाग रहा है। भागते भागते विशाल थक जाता है। उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया होता है और वो हल्की सी ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। उसने अपनी तेज दौड़ रही सांसों को धीमा करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली, सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। विशाल के सामने वही नजारा होता है जिससे वो भाग रहा था। वही होटल राजमहल का रिसेप्शन। सामने खड़ी मल्लिका और सारी आत्माएं विशाल को बहुत डरावनी तरह से घूर रही होती हैं, जिसे देखकर विशाल बौखला जाता है और चीखते हुए बोलता है, ये क्या मजाक है? तभी मल्लिका की आवाज पूरे होटल में गूंज जाती है जब वो गुस्से में चीखती है, गुलामों को कोई हक नहीं कि वो ऊंची आवाज में बात करे। यह मेरा होटल है और यहाँ मर्जी भी मेरी ही चलेगी। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम या तो इन लोगों की दर्द में तड़पती आत्माओं को मुक्ति दिलाओ या फिर हमेशा के लिए इनके जैसे ही बन जाओ, एक आत्मा। विशाल करीबन रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो प्लीज, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मल्लिका ये सुनकर गुस्से से ऊंची आवाज में चीखती है। इस चीख से पूरा होटल हिलने लगता है। विशाल अपने दोनों कान हाथों से बंद कर लेता है। मल्लिका के मुंह से सैकड़ों काले पतंगे निकलने लगते हैं। सारी आत्माएं इधर उधर भागने लगती हैं। विशाल तेज ताकत से एक और हवा में उड़कर फेंका जाता है। दीवार से टकरा के वो नीचे गिर जाता है। होटल में लगी सारी तस्वीरें एक एक करके गिरने लगती हैं। लाइट जलने बुझने लगती है। वो सभी काले पतंगे विशाल के बदन पर धावा बोल देते हैं। डर के मारे विशाल उन पतंगों को अपने शरीर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पतंगों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उसके पूरे बदन को काले पतंगे ढक लेते हैं। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अचानक हुए इस बदलाव से विशाल बहुत डर जाता है और लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तैयार हूं मैं। तुम जैसा बोलोगी मैं ठीक वैसा करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। विशाल की बेबसी देखकर दीवारों से मजाक उड़ाती डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो हंसी विशाल के सहन से बाहर होती है
वो अपने कान बंद करके चिल्लाने लगता है, प्लीज बंद करवाओ इन्हें, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। विशाल के इतना बोलते ही पूरा होटल एकदम से शांत हो जाता है और वहां अलग सी ठंडक महसूस होने लगती है, जैसे किसी की मौत हो गई हो। विशाल इस शांति को महसूस करता है तो धीरे से डरते डरते अपनी आंखें खोलकर देखता है और उसके सामने कोई नहीं होता, ना ही मल्लिका, ना ही वो डरावनी आत्माएं और ना ही वो काले पतंगे। राहत की सांस लेते हुए विशाल बिलक बिलक कर रोने लगता है। विशाल को समझ आ जाता है कि अब राजमहल से उसका पीछा सिर्फ उसकी मौत के बाद ही छूटेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि विशाल उन आत्माओं की इच्छा पूरी करे और उनकी आजादी से अपनी आजादी निश्चित करे। विशाल को अपने आसपास किसी की सांसें महसूस हुई तो वो डरते हुए जल्दी से अपने डेस्क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रिसेप्शन डेस्क में रखा फोन बजता है, जिसकी आवाज होटल के सन्नाटे में गूंज उठती है। अचानक से उस फोन की आवाज से विशाल चौंक जाता है और डरते डरते फोन उठाता है। हेलो। इतना बोलते ही विशाल को फोन के दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। मदद करो मेरी, ये आदमी मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगी। इसे सुनकर विशाल को याद आ जाता है कि ये उसी औरत की आवाज है जो उसने पहले भी सुनी थी। उसी कमरे 1101 से आती उस औरत की चीख, जिसे उस आदमी ने मारकर पंखे से लटका दिया था। विशाल जैसे तैसे भागते हुए उस कमरे तक पहुंचता है और सामने का नजारा ठीक वैसे ही होता है जैसा उसने एक दिन पहले देखा था। कमरे के पंखे में किसी औरत की लाश लटकी हुई है। किसी हथियार से उस औरत पर किसी ने बेरहमी से वार किया है, जिस कारण उस औरत के शरीर के हर हिस्से से खून टपक रहा है। चेहरे पर चोट के निशान हैं और पूरा शरीर खरोचों से सना हुआ है। पूरा कमरा खून से रंगा उस औरत के साथ हुई बेदर्दी की गवाही दे रहा है। विशाल ये सब पहले भी देख चुका है, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस लाश के कराहने की आवाज से विशाल का ध्यान उसकी ओर जाता है। लेकिन पंखे पर अब कोई औरत नहीं लटकी है, सिर्फ खून में सनी वो चादर झूलती दिख रही है, जिसे फंदा बनाकर उस औरत को लटकाया गया है। तभी विशाल को अपने पीछे से आती ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। विशाल घबरा कर पलटता है और उसके ठीक सामने वही औरत होती है जिसके पूरे बदन से खून टपक रहा होता है। चेहरे पर कई कटे निशान होते हैं। वो औरत विशाल की ओर बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूर रही होती है। विशाल के बदन में एक कपकपी छूटने लगती है। वो औरत तेजी से विशाल की तरफ आती है और एक डरावनी आवाज में बोलती है, यहाँ खड़े मेरी मौत का तमाशा देख रहे हो? जाओ और मेरे कातिल को ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। विशाल दहशत में उस औरत को देख ही रहा होता है जब अचानक से वही औरत पंखे पर लटक जाती है। इससे पहले विशाल कुछ भी समझ पाए, उस औरत के करहाने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही विशाल पलटकर उस औरत की तरफ देखता है, वो औरत चलने लगती है। पल भर में उसकी टंगी हुई लाश धू धू कर चलने लगती है। उस औरत की चीख से पूरा कमरा गूंज उठता है। विशाल जल्दी से वहां से भागता है। तेज सीढ़ियां उतरकर वो रिसेप्शन डेस्क पर आता है। डर के मारे उसके हाथ पैर फूल गए होते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि कहां से उस औरत के गुमनाम कातिल को ढूंढ कर लाए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उस तरफ आता है और रिसेप्शन डेस्क पर रखे रजिस्टर के पन्ने पलटने लगते हैं। विशाल का ध्यान उन पन्नों पर जाता है। विशाल जल्दी से रजिस्टर के पन्ने पलटकर उस पर लिखी डेट 14 मई 2015 वाला पन्ना खोलता है और रूम नंबर 1101 के सामने लिखा नाम पढ़ता है, राकेश हुड्डा।
नाम के सामने एक मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। विशाल जल्दी से उस नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन उस नंबर की सेवाएं बंद हो चुकी होती हैं। विशाल झुंझलाकर रजिस्टर नीचे फेंक देता है। कहां से लाऊं इस राकेश हुड्डा का नंबर? कौन है ये आदमी और कहां रहता है? तभी रिसेप्शन डेस्क का एक दराज अपने आप हिलने लगता है। यह देखकर विशाल घबरा जाता है, लेकिन दराज का हिलना बंद नहीं होता। विशाल डरते हुए उस दराज को खोलता है और उसके अंदर से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकलता है, जो कि जगह जगह से जला हुआ है और बचे हुए हिस्से में सूखा खून दिखाई दे रहा है। इस कटे हुए हाथ को देखकर विशाल की चीख निकल जाती है और उसके पैर अपने आप ही डेस्क पर पहुंच जाते हैं। वो कटा हुआ हाथ उंगलियों पर चलकर विशाल से दूर जाने लगता है। कुछ देर बाद विशाल हिम्मत जुटाकर उस दराज को बंद करने खड़ा होता है। जब वो दराज बंद ही कर रहा होता है, उसे दराज में बहुत सारे पन्ने दिखाई देते हैं। विशाल वो पन्ने निकाल कर देखता है। वो पन्ने होटल में ठहरे गेस्ट के पहचान पत्र होते हैं। किसी का ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो किसी का पैन कार्ड। विशाल जल्दी से उन पन्नों को पलट कर देखना शुरू करता है। सभी पहचान पत्र कोनों में जले हुए हैं। तभी विशाल की नजर पड़ती है एक ड्राइविंग लाइसेंस पर। यह किसी और का नहीं बल्कि उसी राकेश हुड्डा के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती है। विशाल की याददाश्त में राकेश हुड्डा का चेहरा एक फोटो की तरह कैद है। उस रात विशाल ने इसी आदमी को उस मासूम औरत को मारकर लटकाते हुए देखा था। तभी होटल की बड़ी सी घड़ी एक टन की आवाज करती है। विशाल घड़ी की तरफ देखता है। ठीक 3:30 बज रहे होते हैं। होटल में हर तरफ से जलने की बू आने लगती है। विशाल जल्दी से बाकी के पेपर्स दराज में रखता है और राकेश हुड्डा का पहचान पत्र लेकर होटल से बाहर की ओर निकलने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे आग की लपटें बड़ी होती जा रही हैं। पूरे होटल में आग लग गई और 120 लोगों की दर्द भरी चीखें चारों तरफ गूंज गई। आम दिनों में शायद विशाल इस आग से डरकर भाग गया होता, लेकिन आज उसकी चाल में एक मकसद और सोच में एक इरादा है। सूरज सर पर चढ़ाया है। वहीं रोडवेज की एक बस आकर रोहतक के मेन बस अड्डे पर रुकती है। कुछ यात्रियों के उतरने के बाद विशाल भी उसी बस से बाहर आया। बिना समय गवाए विशाल ने सीधा राकेश हुड्डा के पते पर जाना वाजिब समझा। विशाल एक गली में दाखिल हुआ और एक घर के सामने रुक गया। उस घर के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटक रहा है। तभी विशाल को पास ही में एक छोटी सी दुकान दिखी। विशाल भागते हुए उस दुकान की तरफ गया और उस दुकान वाले से पूछा, भाई साहब, ये सामने वाले घर में रहने वाले कहाँ हैं? दुकानदार ने विशाल को ऊपर से नीचे देखा और बोला, थाने। ये सुनकर विशाल हैरान हो गया और बोला, थाने? दुकानदार ने विशाल को घूरते हुए कहा, नए हो क्या यहां? अरे अब सीनियर इंस्पेक्टर थाने में नहीं रहेगा तो और कहां जाएगा? सामने का वो बोर्ड नहीं पड़ा क्या तने? तब विशाल का ध्यान सामने टंगे बोर्ड की ओर गया और डर के मारे विशाल ने अपने पसीने पोंछते हुए खुद से कहा, बस अब इसी की कमी थी। एक पुलिस वाले को कैसे ले जाऊंगा मैं होटल? विशाल, ज्यादा सोचो मत। विशाल के एक कान से उसे जोरदार आवाज आई और तभी दूसरे कान में आवाज आई, वरना तुम्हारे पास समय भी नहीं बचेगा अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उन आत्माओं की बातें सुनकर विशाल चौंक गया और हाँ में अपना सर हिलाते हुए निकल गया पुलिस स्टेशन की ओर। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा विशाल पुलिस स्टेशन को देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर गाड़ी के शीशे की तरफ जाती है, जहां वो दोनों आत्माएं विशाल के पीछे खड़ी होती हैं। उन आत्माओं को देखते ही विशाल हिचकिचाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और कांस्टेबल से पूछता है, सर
ये राकेश हुड्डा सर कहाँ मिलेंगे? कांस्टेबल ने एक नजर विशाल को देखा और कहा, क्या रे, तने क्या काम है बड़े साहब से? जिसे सुनकर विशाल ने कहा, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कांस्टेबल ने विशाल को कहा, ठीक है, साहब अभी आए नहीं है, तुम उधर जाकर बैठो। कांस्टेबल की बात सुनकर विशाल बैठ जाता है और राकेश हुड्डा का इंतजार करने लगता है। तभी एक पुलिस जीप बाहर आकर रुकती है और उसमें से सफेद शर्ट, खाकी पैंट और ब्राउन शूज पहने एक आदमी बाहर निकलता है। विशाल उस आदमी को देखते ही पहचान जाता है कि यही राकेश हुड्डा है। वो आदमी देखने में भी काफी खौफनाक लग रहा होता है। बिना बालों के, सर पर कटे का निशान, मुंह में पान लिए राकेश आता है। लेकिन राकेश थाने के अंदर आने की जगह गाड़ी से उतरकर कहीं पैदल निकल जाता है। तभी वो कांस्टेबल विशाल से कहता है, अरे छोरे, वो जा रहे हैं बड़े साहब। विशाल एक बार के लिए तो उस आदमी को देखकर सकते में आ जाता है कि वो कैसे इस आदमी को होटल आने के लिए मना पाएगा। लेकिन अपने पास और कोई चारा ना देखते हुए विशाल उसके पीछे पीछे निकल जाता है। राकेश चलते चलते एकदम सकरी गलियों की ओर चला जाता है। विशाल भी उसके पीछे पीछे उन्हीं गलियों में घुस जाता है। आसपास ठेलों पर मौजूद कई लोग राकेश हुड्डा को देखकर सलाम मारते हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद विशाल ने देखा कि राकेश एक पुराने से दिखने वाले मकान के सामने रुक जाता है और इधर उधर देखकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। विशाल खुद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये कातिल राकेश अब यहां इस पुराने से घर में क्या करने आया है? वो मकान दिखने में काफी पुराना मालूम होता है, जिसकी शायद किसी ने बरसों से मरम्मत नहीं करवाई हो। दीवारों में लगा पेंट भी अब उखड़ने लगा है। विशाल उस मकान को गौर से देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक खुली हुई खिड़की पर जाती है, जिसके शीशे में किसी लड़की की परछाई पड़ रही होती है। विशाल उस खिड़की के पास जाता है और छुपकर अंदर की तरफ झांकने लगता है। वो खिड़की वाला कमरा कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफी सलीके से सेट होता है। एक मदहोश कर देने वाली खुशबू कमरे से आ रही होती है। अंदर कमरे में एक लड़की आईने के सामने मेकअप कर रही होती है। वो लड़की दिखने में 24-25 साल की मालूम पड़ रही है और मेकअप के कारण उसका चेहरा अलग ही तरह से चमक रहा होता है। उस लड़की का फिगर एकदम एक सांचे में ढला हुआ लग रहा है। गोरा बदन और उस पर रेड कलर की साड़ी पहनी वो लड़की डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही होती है। और तभी अचानक से राकेश आकर उस लड़की को पीछे से पकड़कर हक कर लेता है। राकेश को देखकर विशाल थोड़ा नीचे की ओर छुप गया और अंदर देखने लगा। ओफो बेबी, खुद को राकेश के चुंगल से छुड़ाते हुए उस लड़की ने कहा। लड़की की बात सुनकर राकेश उससे कुछ भी नहीं कहता और सीधे उठाकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसकी साड़ी ऊपर करने लगता है। उस लड़की की गोरी गोरी टांगे नजर आने लगती हैं। फिर राकेश उस लड़की को बेसब्री से किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके शरीर से उसकी साड़ी निकालने लगता है। वो लड़की सिर्फ ब्लाउज में रह जाती है और राकेश उसे जहां तहां पैशनेटली चूमने लगता है। ये देखकर विशाल बहुत असहज महसूस करता है। फिर अपना मुंह दूसरी ओर करके विशाल एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर राकेश के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद विशाल को राकेश के निकलने की आहट महसूस होती है और वो राकेश को वहां से जाता देखकर फिर से उसके पीछे निकल जाता है। विशाल ने देखा कि राकेश एक पान ठेले के पास जाकर रुका और उसने ठेले पर जाकर ठेले वाले को एक सिगरेट का पैकेट देने के लिए कहा। विशाल वहीं कुछ दूर छुपा हुआ ये सब देख रहा होता है कि अचानक उसके पीछे से आवाज आती है। क्या इस आदमी को नहीं पता कि धूम्रपान करने से कर्क रोग हो जाता है? उस आवाज को सुनकर विशाल झल्लाते हुए पीछे पलटता है और बोलता है, चुप हो जाओ तुम लोग,
और मुझे मेरा काम करने दो। उन आत्माओं से बात करके जैसे ही विशाल ने सामने देखा तो पाया कि सामने से राकेश गायब हो चुका है। हैरान परेशान सा विशाल इधर उधर देखने लगता है और बड़बड़ाता हुआ बोलता है, अभी तो यही था, आखिर कहां गया ये? अब मेरी जान कैसे बचेगी? विशाल अभी ये सब सोचते हुए जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राकेश हुड्डा उसके सामने खड़ा होता है। उसके मुंह के एक तरफ सिगरेट लटक रही होती है और वो गुस्से से घूर कर विशाल की ओर ही देख रहा होता है। तभी राकेश अपनी गन निकालकर विशाल के माथे के बीचों बीच रखकर बोलता है, के बातें रे छोरे, कब से देख रहा हूं तू मेरा पीछा कर रहा है। अब विशाल राकेश को साक्षात अपने सामने देख रहा होता है, जिसको उसने होटल राजमहल के छलावे में देखा होता है। विशाल ने हकलाते हुए कहा, वो सर, मैं दरअसल। तभी राकेश ने ट्रिगर दबाने का नाटक करते हुए कहा, अरे मने पागल समझा है क्या? तने क्या लगा तू मेरा पीछा करेगा तो राकेश हुड्डा को पता नहीं चलेगा के? खोपड़ी खोल दूं क्या तेरी? तो क्या होगा आगे? क्या यही विशाल का खेल खत्म हो जाएगा? होटल राजमहल एपिसोड 7। अभी तो खेल बाकी है। राकेश की बात सुनकर विशाल काफी डर जाता है, लेकिन विशाल ने अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया और हिम्मत जुटाते हुए कहा, देखिए सर, मुझे गोली मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो यहां सिर्फ आपके पास भेजा गया है। राकेश हैरान होकर कहता है, किसने भेजा है बे तने? तभी विशाल के एक कान में आवाज आती है, बोल दे मालकिन ने भेजा है। दूसरे कान से आवाज आती है, मार देगा तुझे। विशाल ने जवाब देते हुए कहा, मुझे होटल राजमहल की मालकिन ने यहां आपके पास भेजा है। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं जो यहां आपके लिए अपनी मालकिन का मैसेज लेकर आया हूं। विशाल की मैसेज वाली बात सुनकर राकेश कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मैसेज? कैसा मैसेज बे? मने बावरा समझे है क्या? किस मालकिन की बात कर रहा है? पता है मने कब का जल गया है वो होटल जिसकी तू बात कर रहा है? 7 साल पहले ही जलकर राख हो गया था वो होटल। राकेश की बातें सुनकर विशाल समझ जाता है कि अब राकेश उसकी बातों में फंस चुका है और अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए विशाल बोलता है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो होटल जल चुका था, लेकिन अब एक बार फिर उसे बनवाया जा रहा है और नए होटल की मरम्मत के दौरान ही एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें आप एक औरत के साथ अंदर जाते तो दिख रहे हैं, लेकिन बाहर आप अकेले आए हैं। वो औरत आपके साथ नहीं दिखी और उस औरत की लाश मिली थी वहां। विशाल के मुंह से उस औरत के बारे में सुनकर राकेश डर जाता है और उसके हाव भाव बदल जाते हैं। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए राकेश बोलता है, क्या बकवास कर रहा है ये तू? जिस पर विशाल बोलता है, देखिए सर, ये सब के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मालकिन ने आपको रात 11:30 बजे बुलाया है और अगर आप नहीं आए तो वो फुटेज पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश अपना डर छुपाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मने पुलिस का डर दिखाएगा छोरे? फिर विशाल ने राकेश से कहा, सर मैं सिर्फ वहां काम करता हूं, मुझे जितना बोला गया है उतना मैंने आपको बता दिया है। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप होटल आना चाहते हैं तो आइए, और अगर ना आकर अपनी वर्दी खोना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इतना बोलकर विशाल वहां से चला जाता है। विशाल के जाते ही राकेश बौखला जाता है और तभी उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे अचानक राकेश को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा
लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। राकेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। राकेश जैसे ही वहां से जाने लगता है तो उसके एक कान में आवाज आती है, मत भूलना, रात के 11 बजे। और तभी दूसरे कान से आवाज आती है, होटल राजमहल पहुंचना है। ये सुनते ही राकेश कांपते हुए इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे अपने इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं देता। वो जोर से चिल्लाता है, कौन है, कौन है? तभी राकेश को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। राकेश को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं और सबसे बड़ा डर होता है वर्दी खोने का। वहीं दूसरी तरफ विशाल बस स्टैंड पहुंचता है और टिकट काउंटर पर पूछता है, भैया जयपुर जाने की बस कितने बजे आएगी? वो आदमी जवाब देते हुए बताता है, रात 10 बजे। ये सुनते ही विशाल आराम से वहां बैठ जाता है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि चाहे कुछ भी हो, वो रात 11 बजे खुद होटल राजमहल पहुंच ही जाएगा। विशाल वहां बैठा बस का इंतजार ही कर रहा होता है कि तभी उसे प्रिया का फोन आता है। प्रिया कहती है, तुम कहां हो विशाल? आई एम फीलिंग वेरी हॉट, आई नीड यू। विशाल समझ जाता है कि प्रिया क्या कहना चाहती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो अभी जयपुर में हूं प्रिया। प्रिया थोड़ा नाराज होकर कहती है, क्या जयपुर? लेकिन क्यों? मुझे तुम चाहिए हो अभी, कुछ भी करके जल्दी आओ ना मेरे पास। विशाल कहता है, मैं अभी तो नहीं आ सकता बेबी, लेकिन तुम कहो तो मैं फोन पर ही तुमसे प्यार भरी बातें करके तुम्हें खुश कर दूं। प्रिया फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, नहीं, मुझे बातें नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, पूरे के पूरे। विशाल ने प्यार से समझाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूं, फिर खूब बातें करेंगे। प्रिया ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, अगर मैंने किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया ना, तब मुझे मत कहना कुछ। इतना कहकर प्रिया फोन काट देती है। विशाल भी थोड़ा उदास हो जाता है। विशाल वहीं बैठा बैठा रात के 11 बजने का इंतजार करने लगता है। तभी 11 बजते ही विशाल को चक्कर आता है और उसका सर घूमने लगता है। विशाल अपना सर पकड़ लेता है और जैसे ही आंखें खोलता है तो वो खुद को होटल राजमहल के रिसेप्शन पर बैठा पाता है। इस समय विशाल की हालत काटो तो खून नहीं जैसी होती है। विशाल को समझ नहीं आ रहा होता कि अपनी हालत पर वो हंसे या फिर रोए। होटल राजमहल में अपनी डेस्क पर बैठा विशाल यही सोच रहा होता है कि पता नहीं वो कातिल राकेश आएगा भी या नहीं। अगर वो नहीं आया फिर तो वो औरत की आत्मा न जाने विशाल का क्या हाल करेगी। अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे सामने सीढ़ियों से मल्लिका उतरती हुई नजर आती है और वो चलकर विशाल की तरफ आती है। मल्लिका ने पिंक कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन पहना होता है और वो बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। विशाल मल्लिका की तरफ देखता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो अपनी नजरें झुका लेता है। मल्लिका विशाल के नजदीक जाकर उसकी जांघों पर पैर रखती है और अपनी ड्रेस को थोड़ा ऊपर उठाती है। ऐसा करने से उसके गोरे पांव और गोरी टांगे दिखने लगती हैं। फिर मल्लिका विशाल से कहती है, विशाल देखो ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दबा दो ना। विशाल नजरें झुकाए हुए ही कहता है, सॉरी मैम, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मल्लिका ये सुनकर हैरान हो जाती है और विशाल से कहती है, तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो विशाल?
क्या तुमने आज तक मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की देखी है कभी? विशाल जवाब देता है, मैम, हर इंसान के खूबसूरती के मायने अलग अलग होते हैं, और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मल्लिका ये सुनकर अपने पैर पीछे कर लेती है। इससे पहले कि मल्लिका कुछ कहे, होटल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। विशाल फटाफट बाहर की ओर देखने लगता है। तभी उस गाड़ी से राकेश हुड्डा बाहर निकलता है। उसने खाकी पैंट्स और सफेद शर्ट पहनी होती है। वो चलकर सीधे होटल राजमहल के अंदर आता है। तभी विशाल सामने देखता है कि मल्लिका राकेश को देखते ही धुआं बनकर उड़ जाती है। राकेश के होटल के अंदर पैर रखते ही ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और सूखे पत्तों की आवाजें आने लगती हैं। राकेश हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। विशाल भी राकेश को देखते ही अपनी सीट पर खड़ा होकर उसका वेलकम करने लगता है। दूर से ही राकेश की नजर विशाल पर पड़ती है और वो विशाल को देखता ही धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ता है। उस शख्स के कदमों की आवाज होटल में फैले सन्नाटे को जैसे चीर रही होती है और चारों तरफ वही आवाज गूंज रही होती है। राकेश गुस्से से विशाल को कॉलर से पकड़कर उठाता है और बोलता है, ओ छोरे, कहां है तेरी मालकिन? जरा मैं भी तो देखूं। विशाल राकेश के हाथों से खुद को छुड़ाते हुए कहता है, सर 1 मिनट तो दीजिए, मैं अभी उनको कॉल करता हूं। और तुरंत विशाल रूम नंबर 1101 में कॉल करता है और बोलता है, मैडम वो आ गए। राकेश इस बीच इधर उधर देखता है और उसे विशाल के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। वो हैरानी से विशाल से पूछता है, यहां और कोई स्टाफ नहीं है क्या? विशाल बात को संभालते हुए कहता है, अभी हम लोग हायरिंग कर रहे हैं सर, आइए मैं आपको बता दूं कि आपको कहां जाना है। इतना कहकर विशाल राकेश को लिफ्ट की ओर ले जाता है और बटन दबाकर लिफ्ट खोलता है। राकेश की ओर देखकर कहता है, जाइए सर, आप 11th फ्लोर पर 1101 रूम नंबर में जाइए। विशाल के मुंह से यह शब्द निकलते ही पूरे राजमहल का तापमान जैसे एकदम ठंडक में बदल जाता है। लाइट्स जलने बुझने लगती हैं, शेल्फ पर रखी बुक्स अपने आप गिरने लगती हैं और तो और चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। होटल में हो रहे इस बदलाव को देखकर राकेश डर जाता है और कांपती हुई आवाज में बोलता है, छोरे, ये सब क्या हो रहा है? मन ठंड क्यों लग रही है इतनी? और ये आवाजें किसकी हैं? विशाल राकेश की बातों को इग्नोर करता हुआ बोलता है, सर आप ऊपर जाइए। राकेश विशाल की बातों को सुनकर इधर उधर देखता हुआ लिफ्ट के अंदर जाता है और बटन दबाता है। जैसे ही राकेश लिफ्ट के अंदर जाता है, वहां एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे को छूता हुआ गुजरता है, जिस वजह से राकेश के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट जोरदार आवाज के साथ चल पड़ती है और उस लिफ्ट की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और राकेश को महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो अपने सर के ऊपर देखता है और वहां देखकर उसकी चीख निकल जाती है। राकेश के सर के ऊपर एक कटा हुआ सर होता है जिसकी आंखों की पुतलियां नहीं होती और वो लगातार राकेश को घूरे जा रहा होता है। उस कटे हुए सर से खून लगातार टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा है। राकेश डर के मारे उस सर के नीचे से हटकर साइड पर हो जाता है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विशाल भागता हुआ सीढ़ियों से 11वें फ्लोर की ओर बढ़ जाता है। हिम्मत करते हुए राकेश एक बार फिर ऊपर की ओर देखता है तो उसे वहां लिफ्ट में कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर राकेश में थोड़ी हिम्मत आती है और वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलता है। रूम नंबर 1101 उस फ्लोर का सबसे आखिरी रूम है और उस फ्लोर में राकेश के कदम पड़ते ही हर कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। राकेश जल्दी से भागता हुआ रूम नंबर 1101 के सामने पहुंचता है, लेकिन वो दरवाजा खटखटा पाए
उससे पहले ही दरवाजा खुल जाता है। आओ राकेश, अंदर आओ, तुम्हारा ही तो कब से इंतजार है मुझे। कमरे के अंदर से आवाज आई। आवाज सुनकर राकेश कांपते कदमों के साथ अंदर जाता है और देखता है कि अंदर एक औरत राकेश की तरफ पीठ किए हुए बैठी है। पीछे से औरत की गोरी पीठ और उसकी कमर साफ दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर राकेश की नीयत फिर से खराब हो जाती है। वो औरत राकेश से बोलती है, बैठो ना राकेश, खड़े क्यों हो। राकेश हंसते हुए बोलता है, काफी खूबसूरत मालूम होती है आप तो मैडम। बस इतना सुनते ही वो औरत राकेश की तरफ मुड़ती हुई डरावनी आवाज में बोलती है, अच्छा तो आप बताओ ना कितनी खूबसूरत हूं मैं। अपने सामने एक खौफनाक साये को खड़े देखकर राकेश के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। डर के कारण उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो हकलाते हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे? तू तो मर गई थी ना मोनिका। ये सुनकर वो औरत मोनिका जोरों से हंसती है और कहती है, तू ठीक कह रहा है, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन तेरे लिए नहीं। फिर तुझे मारने के लिए पिछले 7 सालों से भटक रही हूँ मैं। आज तेरी जिंदगी को तुझसे छीन कर ही मैं अपना बदला पूरा करूंगी। इतना सुनते ही राकेश उठकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे मोनिका अपने सामने खड़ी दिखाई देती है। वो मोनिका का जला चेहरा देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है और वहीं तब तक विशाल भी ऊपर कमरे में पहुंच जाता है। राकेश को देखकर मोनिका ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और यहाँ होटल राजमहल से बचकर जा पाना तेरे लिए नामुमकिन है। मोनिका के गुस्से की वजह से कमरे में रखी सारी चीजें जोरों से टूटने लगती है, जिसके कारण राकेश के पूरे शरीर में खरोच के निशान बनने लगते हैं। राकेश दर्द के मारे चीखने लगता है। उसके पूरे शरीर में जख्मों के कारण खून बहने लगा। तभी एक कोशिश करते हुए राकेश ने अपनी जेब से अपनी बंदूक निकाली और मोनिका पर गोली चलाने लगा, लेकिन बंदूक चल ही नहीं पाई। राकेश ने बंदूक फेंक कर मोनिका पर मारी, लेकिन बंदूक मोनिका के शरीर के आर पार हो गई। तभी मौत के डर और शरीर पर आए जख्मों के दर्द से कराहते हुए राकेश ने मोनिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मन्ने छोड़ दे मोनिका, मन्ने माफ कर दे। लेकिन आज तो राकेश के सामने मोनिका नहीं बल्कि उसकी मौत खड़ी हुई है, जो अपने खून के एक एक कतरे का हिसाब मांग रही है। अचानक मोनिका ने राकेश के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे पंखे पर लटका दिया और कहा, तुझे माफ कर दूं, तुझे मुझ पर अत्याचार करते हुए तुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुझे भी तकलीफ हो रही थी। क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिली। राकेश का दम घुटने लगा और वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। तभी मोनिका ने उसे पंखे के नीचे फेंक दिया और राकेश सांस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मोनिका के आंखों के इशारे से अचानक पूरे कमरे में आग लग गई। आग की बढ़ती लपटों को देख राकेश जोरों से चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे आग की लपटें पूरे कमरे को अपने आगोश में ले लेती हैं और इन सब के बीच राकेश भी आग की लपटों में घिर जाता है। राकेश को चलता देखकर मोनिका हंसते हुए बोलती है, अब पता चला तुझे कैसा लगता है जब शरीर आग में जलकर पिघलने लगता है। मैं भी इसी तरह तड़प तड़प कर मरी थी, मदद के लिए चिल्ला रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया था। वहीं दूसरी ओर विशाल खड़ा ये देखकर कांपने लगता है। वो मोनिका को इतना गुस्से में देखकर बहुत घबरा जाता है। राकेश चलता हुआ खुद को बचाने के लिए चिल्लाए जा रहा होता है और उसके पीछे खड़ी मोनिका अपनी खौफनाक हंसी हंसती हुई दिखाई देती है।
राकेश को जलता देख विशाल के होश उड़ जाते हैं। ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर विशाल का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ ही पल में राकेश का पूरा शरीर धू धू कर जलकर खत्म हो जाता है। उसकी सांसें इस दर्दनाक मौत के साथ बंद हो जाती है। राकेश को मरा हुआ देखकर मोनिका जोरों से हंसने लगती है। मोनिका की हंसी पूरे होटल में गूंज जाती है और फिर विशाल को देखते हुए मोनिका कहती है, देखा, ऐसा ही होता है ऐसे बेरहम लोगों के साथ। लेकिन तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, तुमने तो मेरी मदद की है विशाल। जिसे सुनकर विशाल डरते डरते कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो मुझे जाने दो। देखो, मैंने तुम्हारे कातिल को भी तुम्हारे सामने ला दिया था। जिसे सुनकर मोनिका की हंसी अचानक से रुक जाती है और वो धीरे धीरे चलकर विशाल के एकदम करीब आती है और बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है विशाल? अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। ये राकेश तो बस एक बौरावर था। असली कातिल को पकड़ना और यहाँ पर लेकर आना अभी बाकी है। इतना कहकर मोनिका और जोरों से हंसने लगती है। इस बात को सुनकर विशाल शॉक्ड रह जाता है और हैरानी में उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो क्या होगा आगे की कहानी में? कौन है मोनिका का असली कातिल और कैसे विशाल लेकर आएगा उसे होटल राजमहल में? मोनिका की बातें विशाल के कानों में गूंजने लगती हैं। इतनी क्या जल्दी है विशाल? अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। असली गुनहगार को सजा मिलना अभी बाकी है। मोनिका की बातें सुनकर विशाल हारा हुआ सा घुटनों के बल गिरकर बैठ जाता है। विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी आजाद होने की थोड़ी बची कुची उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। विशाल को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता और वो फ्रस्ट्रेट होता हुआ चिल्लाकर मोनिका से पूछता है, अब कौन बाकी रह गया है? तुम्हें जिसने मारा उसे मार तो लिया तुमने। तब मोनिका ने विशाल के सवाल का जवाब देते हुए गुस्से में कहा, इसने तो सिर्फ उस कबीले के कहीं पर मुझे मारा था, लेकिन इस सब के पीछे की जो असली वजह है उसका नाम है सूर्य प्रकाश चौधरी। ये नाम होटल के हर कोने में गूंजने लगा। ये सुनते ही विशाल की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसने मोनिका से पूछा, क्या तुम हरियाणा के एमएलए सूर्य प्रकाश चौधरी की बात कर रही हो? मोनिका ने विशाल की आंखों में देखते हुए कहा, वही एमएलए। विशाल ने आगे कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत ही भले इंसान है। उन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ? विशाल की बात सुनकर मोनिका का गुस्सा अचानक से और बढ़ गया। वो लाल लाल आंखें किए विशाल को घूरती हुई बोली, भला इंसान? वो कोई राजनेता या भला इंसान नहीं है। वो तो एक दरिंदा है, दरिंदा। इंसान के भेष में छुपा खतरनाक देशी भेड़िया है वो। ये सुनकर विशाल एक टक बस मोनिका को देखता रहा। तभी अचानक बोलते बोलते मोनिका की आंखें नम हो गईं और वो कहीं यादों में खो गई। और कुछ देर की खामोशी के बाद मोनिका बोली, আমাকে कोलकाता থেকে নিয়ে এসেছিল वो आदमी। मुझे कोलकाता से हरियाणा नौकरी देने का लालच देकर ले आया था। इतना कहकर कुछ सोचते हुए मोनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, यह बात तब की है जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। खुशियों से भरी हुई थी मेरी दुनिया। আমাদের छोटा सा परिवार जिसमें मेरे बाबा, माँ, मैं
और मेरा प्यारा सा छोटो भाई था। बहुत खुश थे हम अपनी दुनिया में। लेकिन वो कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन तो रहती नहीं है। ठीक ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। बंगाल में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से हमारी जमीन को काफी नुकसान पहुंचा। सारी फसल बर्बाद हो गई। हम लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। हमारा घर, जमीन, सब कुछ बिक गया। और इन सब परेशानियों के बीच मेरे बाबा को किसी ने उस कमीने के बारे में बताया कि हरियाणा के रोहतक शहर में एक पॉलिटिशियन है जो काफी अच्छे काम करता है, सबकी मदद करता है, लड़कियों को काम दिलवाता है और फिर बाद में अच्छे परिवारों में उनकी शादी भी करवाता है। इन सब के साथ साथ वो लड़कियों के घर वालों को पैसे भी देता है। मोनिका की बातें सुनकर विशाल हैरान परेशान सा उसे देखता रहता है और बोलता है, फिर आगे क्या हुआ? मोनिका ने उदास सी मुस्कान के साथ कहा, फिर क्या होना था? अपने परिवार की बेहतर जिंदगी और उनकी खुशी के लिए मैं उन लोगों को छोड़कर हरियाणा चली आई। मेरे ही जैसी 15-20 लड़कियां और भी थी मेरे साथ। सभी को वहां पहले तो काम दिया गया, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके झोंक दिया गया देह व्यापार के दलदल में। ना चाहते हुए भी हम सभी लड़कियों को अपना शरीर बेचना पड़ा। लेकिन मेरे साथ सिर्फ इतना ही नहीं था, अभी और भी बुरा होना बचा था। एक दिन वो कमीना एमएलए वहां आया और उसकी गंदी नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे अपने साथ अपने फार्म हाउस ले गया, जहां जब भी उसका मन करता तब वो मेरे साथ रेप करता। मेरे मना करने पर मुझे बेरहमी से मारा जाता। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। मैं अपनी मां से मिलने के लिए तड़पती थी। अपने बाबा और भाई को गले लगाने के लिए एक एक दिन काट रही थी। इतना कहते कहते मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी बातें सुन रहे विशाल की आंखें भी नम हो जाती हैं। विशाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोनिका के साथ इतनी कम उम्र में इतना बुरा हुआ था। अपने आंसू पोंछते हुए मोनिका आगे कहती है, इन सब के बीच मुझे फार्म हाउस में काम करने आने वाली एक औरत से सुनीता दीदी के बारे में पता चला। फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई सुनीता दीदी से, जो एक एनजीओ में काम करती थी, जो इस तरह देह व्यापार में फंसी लड़कियों की मदद किया करती थी और उनको वापस उनके घर भेजने का काम करती थी। उनसे मिलकर मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जगी। मुझे लगा अब मेरी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और मैं अपने परिवार से एक बार फिर मिल पाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत ने तो मेरा बुरा ही सोच रखा था। मैंने सुनीता दीदी को अपनी सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरी मदद जरूर करेंगी। सुनीता दीदी ने मुझे कहा कि मैं उस एमएलए के साथ वीडियो बनाऊं जिसमें वो मेरा रेप कर रहा हो। मैंने ठीक वैसा ही किया, लेकिन मुझसे वीडियो लेकर सुनीता दीदी उल्टा पैसे के लिए उस एमएलए को ही ब्लैकमेल करने लगी। विशाल की ओर देखते हुए मोनिका ने कहा, मैं हर तरफ से धोखा खा चुकी थी विशाल। मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। मुझे अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था और आखिरकार थक हार कर मैंने उस कमीने सूर्य प्रकाश चौधरी को बोल दिया कि मैं उसकी काली करतूत सबको बता दूंगी, सबके सामने उसकी हकीकत खोल कर रख दूंगी। আমি সবাইকে সব সত্যি কথা বলে দেব। इतना कहते कहते एक बार फिर मोनिका की आंखों में खून उतर आता है और वो आगे बताती है, इतना सब होने के बाद भी भगवान को मुझ पर दया नहीं आई
और उस कमीने एमएलए ने जब देखा कि मैं उसके लिए खतरा बन चुकी हूं तो उसने मुझे जान से मारने का काम दिया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राकेश हुड्डा को। और इधर उस कमीने ने मुझे कहा कि वो मुझे बंगाल वापस भेज रहा है, लेकिन ये झूठी तसल्ली देकर वो राकेश हुड्डा मुझे यहां होटल राजमहल में ले आया और मुझे मार पीट कर पंखे से लटका कर मारकर भाग गया। इतना कहते कहते मोनिका का सब्र का बांध टूट गया और वो जोर जोर से रोने लगी। मैं एक आखिरी बार अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाई। उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि उनकी बेटी ने कितना कुछ झेला था। मोनिका की कहानी सुनकर विशाल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे मोनिका के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। कुछ देर तक पूरे होटल राजमहल में एक सन्नाटा पसर जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद विशाल के चेहरे पर आंसू और बेबसी देखकर मोनिका ने विशाल से कहा, उस सूर्य प्रकाश चौधरी को रहने दो विशाल। तुमने जितना किया मेरे लिए उतना ही काफी है। कोई बात नहीं, जाने दो, मैं इतने में ही संतोष कर लूंगी। मोनिका की यह बात सुनकर विशाल अपने आप को संभालते हुए बोलता है, मैं ये काम करूंगा मोनिका। उस इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे असली कातिल से मिलवाकर ही रहूंगा। मोनिका की बातें सुनते सुनते विशाल को समय का ध्यान ही नहीं रहता और वो भूल जाता है कि उसे होटल से बाहर भी निकलना है। तभी विशाल को हर तरफ जलने की बदबू आने लगती है और चारों तरफ धुआं महसूस होता है। तभी विशाल देखता है कि वो कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार अंदर आया है और राकेश हुड्डा की लाश को कब्रिस्तान ले जाने में विशाल की मदद करने लगता है। इसी बीच विशाल राकेश का मोबाइल निकाल लेता है। वो चौकीदार विशाल के साथ मिलकर लाश को खुदी हुई एक कब्र में दफनाने लगता है और लाश के ऊपर मिट्टी डालकर उसे सही से जमीन में दबा देता है। घर जाते जाते रास्ते में विशाल ने उस राकेश के मोबाइल की मदद से एमएलए सूर्य प्रकाश चौधरी का फोन नंबर निकाला, लेकिन कॉल करने पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। थका हारा विशाल अपने कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही विशाल अपने बेड पर लेटता है, अचानक प्रिया विशाल पर कूद पड़ती है। प्रिया को अपने बिस्तर पर ऐसे अचानक देखकर विशाल चौंक जाता है, लेकिन तुरंत ही वो प्रिया को किस करके हक कर लेता है। तभी विशाल प्रिया के टॉप को शोल्डर से नीचे करके उसके कंधों को चूमने लगता है और देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। किस करते करते दोनों एक दूसरे के कपड़े भी उतारने लगते हैं। जैसे ही दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे में खोने लगते हैं, तभी राकेश का लाया हुआ मोबाइल फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुनकर विशाल ने एकदम से प्रिया को धक्का दे दिया, जिसके कारण प्रिया बेड से नीचे गिर गई। विशाल के इस बर्ताव से प्रिया को गुस्सा आ गया और उसने अपना पैर पटकते हुए विशाल से कहा, यह क्या बदतमीजी है विशाल, तुम समझते क्या हो अपने आप को। प्रिया की बात सुनकर विशाल उससे कहता है, बस 1 मिनट बेबी, ये कॉल मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशाल की बात सुनकर प्रिया ने गुस्से में कहा, ये किसका फोन लेकर घूम रहे हो विशाल। विशाल ने घबराहट में कहा, ये वो ऑफिस की तरफ से मिला हुआ फोन है। जिसे सुनकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कहा, इनफ इज इनफ विशाल, तुमने ये नौकरी मेरे लिए की थी ना, लेकिन अब तुम मुझे ही भूल गए हो। जब से तुम्हारी ये नौकरी लगी है तब से तुम काफी बदल गए हो। प्रिया की कड़वी बातें सुनकर विशाल फोन को इग्नोर करता हुआ कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं प्रिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्रिया ने आगे कहा, मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही समझ रही हूं।
कहीं तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा ना विशाल? तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? प्रिया ने ताना मारते हुए विशाल से कहा। प्रिया की बातें सुनकर विशाल चढ़ गया और उसने कहा, पागल हो गई हो तुम। यहां जिंदगी और मौत के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है और तुम हो कि मुझ पर शक कर रही हो। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। किससे अफेयर करूं मैं, ये भी बता दो। भूतों और डायनो से? फिर अपने कपड़े पहनते हुए प्रिया ने कहा, रहने दो यार, तुम ना बात करने के लायक ही नहीं हो विशाल। इतना कहकर प्रिया कमरे से बाहर निकल जाती है। प्रिया को नाराज जाता हुआ देखकर गुस्से में विशाल ने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और मायूस होकर बोला, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। पहले वो होटल और अब ये सब। कहां फंस गया हूं मैं। प्रिया के बाहर जाते ही विशाल ने गुस्से में अपना फोन निकाला और फिर से उस नंबर पर कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से किसी के कुछ बोलने से पहले ही विशाल ने कहा, सूर्य प्रकाश चौधरी बोल रहे हैं? विशाल की बात सुनकर सेक्रेटरी ने कहा, क्या हो गया हुड्डा? मैं बोल रहा हूं, अजीत। तुझे क्या हो गया अचानक जो इस वक्त फोन कर रहा है? जिस पर विशाल गुस्से में कहता है, देखो तुम जो भी बोल रहे हो अपने एमएलए को कान खोलकर बोल देना कि हुड्डा का तो बन गया भुट्टा, और उससे कहना कि कल रात किसी भी कीमत पर रात 11 बजे होटल राजमहल पहुंच जाए, नहीं तो बाद में उसे पछताना पड़ेगा। विशाल की बात सुनकर सेक्रेटरी के हाव भाव बदल जाते हैं और वो डरते हुए बोलता है, तू है कौन जो एमएलए सर को धमकी दे रहा है? विशाल ने सेक्रेटरी की बात का जवाब देते हुए कहा, तू समझ ले मैं तेरे एमएलए का काल बोल रहा हूं। तू बस ये समझ जा कि आज रात 11 बजे तक अगर तेरा एमएलए होटल राजमहल नहीं आया तो कल सुबह पूरा देश देखेगा तेरे एमएलए के सारे कामों की काली करतूतें। सबको पता चल जाएगा कि वो कैसे सेक्स रैकेट चलाता है और उसका पर्दाफाश करेगी मोनिका। सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा उसका। याद रखना, होटल राजमहल ठीक रात 11 बजे। इतना कहकर विशाल तुरंत फोन काट देता है। रात के 11 बजते हैं। होटल में पसरी अजीब सी शांति किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही होती है और इधर अपने डेस्क पर बैठा विशाल बड़ी ही बेसब्री से एमएलए के आने का इंतजार कर रहा होता है। कल मोनिका की सारी बातें सुनने के बाद से ही विशाल ने यह तय कर लिया होता है कि इस एमएलए को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसने ना जाने आज तक कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। अभी कुछ समय बीतता ही है कि तभी विशाल के होटल के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर विशाल चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने किसी आदमी को आता देखकर विशाल को लगता है कि आखिरकार एमएलए आ ही गया। लेकिन जब वो इंसान विशाल के थोड़ा करीब आया तो उसने देखा कि उसके सामने एमएलए नहीं बल्कि कोई खूंखार सा दिखने वाला कोई और ही इंसान खड़ा हुआ है। ऊंची लंबी हाइट, वेल बिल्ड बॉडी, लेकिन उसके शक्ल से हैवानियत टपक रही है। अपनी गहरी आवाज में उस शख्स ने विशाल से कहा, मुझे एमएलए साहब ने भेजा है। कहां है मोनिका? उसकी बात सुनकर विशाल ने सामने से कहा, तो वो खुद कहां है? विशाल का सवाल सुनकर उस शख्स ने चिढ़ते हुए कहा, वो आ जाएंगे। मामला क्या है पहले तू मुझे तो बता। विशाल ने जवाब देते हुए कहा, इस होटल में तुम्हारे एमएलए के खिलाफ सबूत मिले हैं और अगर वो यहां अभी के अभी नहीं आया ना तो उन सारे सबूतों को मीडिया के सामने रख दिया जाएगा। फिर देखना क्या अंजाम होगा उस एमएलए का। विशाल की बात सुनकर उस हैवान से दिखने वाले शख्स ने विशाल से कहा, तुम 2 मिनट के लिए बाहर आओ, कुछ बात करनी है। विशाल हां में सिर हिलाते हुए उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रिसेप्शन डेस्क से बाहर निकलते ही विशाल को अपने कान में आवाज सुनाई देती है, मत जा, खतरा है तुझे, बाहर मत जा। तभी दूसरे कान से आवाज आती है, जा,
चल मालिक चल, इस आदमी को सबक सिखा दे। लेकिन विशाल किसी आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और बोला, जाना तो पड़ेगा। इतना कहकर विशाल उस शख्स के पीछे पीछे बाहर चला गया। जैसे ही वो लोग होटल राजमहल से बाहर निकले, उस शख्स ने तुरंत पलटकर विशाल के माथे पर बंदूक तान दी और बोला, देख रहे छोरे, तेरे पास 2 मिनट का वक्त है, सच सच बोल दे, कौन से सबूत मिले हैं तुझे, वरना मारी गोली ना पहचानती किसी को। एक बार ये गोली बंदूक से बाहर हुई तो काम खत्म करके ही रहती है। अपने माथे पर बंदूक तनी देखकर विशाल डर गया और उसे लगने लगा कि आज तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो आगे क्या होगा कहानी में? क्या विशाल का खेल यहीं खत्म हो जाएगा या फिर वो मोनिका को इंसाफ दिलाकर ही मानेगा? आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल।